ओके जी खवातीनो हजरात, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आखिरी टॉपिक, साथ में डीएनए और आरएनए का भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चरल फीचर्स और फंक्शंस हैं वो प्रोटीन के हिस्से में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी का फीचर होता है। तो नेसेसरी टू स्पेसिफाई थ्री डायमेंशनल शेप दैट पॉलीपेप्टाइड चेन अज्यूम करते हैं। याद रखिएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के डिस्ट्रॉय होने से प्रोटीन अपना फंक्शन जो वो लूज कर देते हैं। ठीक है, तो खैर अब आपको शॉर्टकट में प्रिसाइजली चारों के चारों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है प्रोटीन जो है वो पॉलीमर होता है, किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से। द कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन अज्यूम दैट एटलीस्ट 3 लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, वैसे 4 लेवल है लेकिन कम से कम 3 लाजमी, जिसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी है। सवाल आया प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर 1 पहला एमसीक्यू। ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किसको रेफर करता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर को। लीनियर सीक्वेंस की वजह क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। अब आपके सामने मैंने नीचे एक स्ट्रक्चर बताया हुआ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ इसमें कितने पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? देखते हैं आप काउंट कर सकते हैं या नहीं। आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं है। कार्बोनिल कार्बन और NH के दरमियान, कार्बोनिल कार्बन और NH के दरमियान, कार्बोनिल कार्बन और NH के दरमियान, कार्बोनिल कार्बन और NH के दरमियान। सर टोटल यहाँ पे 1 2 3 और 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ओके, तो इसका मतलब है प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड लिंकेज की वजह से बनता है, और किसी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग पॉलीपेप्टाइड चेन की अमाइनो ग्रुप से अगर होगी तो एंडिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर होगी। और अगर मैं इसको वही स्वेटर आयन के फॉर्म में लेकर आऊँ तो आप लोगों को पता है कि ये एंडिंग्स आपको पोलर एंडिंग्स मिलेगी। क्या मिलेगी? पोलर एंडिंग मिलेगी, जस्ट लाइक दिस सिचुएशन। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप लोगों को 2 तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन में रेगुलर कॉइलिंग या शीटिंग हो जाती है या जिग जैगिंग हो जाती है जो पॉलीपेप्टाइड चेन, और वजह बनती है, इसकी मेन वजह बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH एंड CO ग्रुप्स, जो कि पास पास पड़े हुए अमाइनो एसिड्स आपस में शो कर रहे होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, जिसकी रीजंस काफ़ी ज़्यादा है, वो मैं आपको पिक्चर से बताता हूँ। और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कंबाइन होंगे और आपको एक प्रोटीन मॉलिक्यूल या सब यूनिट कॉम्प्लेक्स बनाते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो सारी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं इनको ज़रा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ये छोटी सी एक पिक्चर मैंने ऐड की है, इसको ना भी करो तो आप तब भी चल जाएगा काम। कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोटीन्स, तो प्रोटीन सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड में शामिल की जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये आप लोग चीज़ें रख लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, प्रोटीन जो है वो कंप्लीट, पार्शली और इनकम्प्लीट के अंदर डिवाइड की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, ये फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर शामिल होती है। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक, हार्मोनल, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ब्लड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस क्लासेस है, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज है, ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो ये 4 थी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था ऐसे एडिशनल बातों के तौर पर। क्लासिफिकेशन को आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा था, तो स्ट्रक्चर की बेस पर फाइब्रस, ग्लोबुलर और इंटरमीडिएट, कंपोजिशन की बेस पर सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड, और फंक्शन की बेस पर काफ़ी ज़्यादा है, जो मैंने आपको मेन चीज़ थी एक बता दी। ये चारों के चारों लेवल आपको नज़र आ रहे हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल और क्वार्टनरी। इनको 1 बाय 1 करके अब आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। किस वजह से बन रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर? पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, और इसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है और स्टार्टिंग पे और एंडिंग भी आप लोगों को देखें कार्बोक्सिलेट और अमाइनो ग्रुप जो है वो अपनी चार्ज की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब क्या होता है कि जब इनके पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनना शुरू हो जाए, जस्ट लाइक दिस, तो आप लोगों को एक अल्फा हेलिक्स की फॉर्म के अंदर NH और CO ग्रुप के दरमियान, देखिए NH और CO ग्रुप के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। याद रख लीजिएगा, ये जो टर्न होता है ना अल्फा हेलिक्स का, ये जो टर्न होता है,
इस टर्न पर ज़्यादातर छोटा अमाइनो एसिड लाइक ग्लाइसिन पड़ा होता है या एलानिन पड़ा होता है। बड़ा अमाइनो एसिड कभी भी टर्न पर मौजूद नहीं होता। ये आपके पास बीटा प्लेटेड शीट्स और अल्फा हेलिक्स ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। और मेरे बच्चों दोनों की वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या वजह है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। जब ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट आपस में मिक्सअप होते हैं तो क्या क्या इंटरेक्शन देखने को मिलता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, क्लस्टरिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हो जाती है, यानी कि वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन। तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स है, इन अल्काइल ग्रुप्स में आपको वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है टर्शियरी स्ट्रक्चर में वॉन्डर वॉल फोर्सेज भी होंगी। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि एक मैंने आपको बता दिया वॉन्डर वॉल फोर्स, दूसरा बता दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको डाइसल्फाइड लिंकेज भी देखने को मिलेगा। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेते हैं। तो बेटा क्या क्या बताया? वॉन्डर वॉल फोर्स बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई और डाइसल्फाइड लिंकेज तीसरी चीज बताई। चौथी चीज भी बता रहा हूँ, आयोनिक बॉन्ड भी बन जाता है बाज दफा। तो इसका मतलब है टर्शियरी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा टाइप की बॉन्डिंग होगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शियरी में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलेगा, डाइसल्फाइड भी मिलेगा, आयोनिक बॉन्ड भी मिलेगा, आयोनिक इंटरेक्शन जिसको कहते हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या वॉन्डर वॉल फोर्सेज भी मिलेगी। ये चार टाइप की फोर्सेज टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग को रीट्विस्टिंग और रीफोल्डिंग देखने को मिलती है। ये आप लोगों के सामने टर्शियरी स्ट्रक्चर का मैंने डिस्प्ले दे दिया। उसके बाद आप लोगों को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा? मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोटीन्स होंगी वो आपस में कंबाइन हो जाती है और मुख्तलिफ प्रोटीन्स, मुख्तलिफ टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन्स का आपस में कंबाइन होकर के ग्लोबुलर शेप में चला जाना। तो वो जो ग्लोबुलर शेप होती है वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की होती है। और मैं बच्चों को बताता चला जाऊँ कि अगर प्रोटीन्स का ये टर्शियरी स्ट्रक्चर डिसरप्चर्ड हो जाए, टर्शियरी स्ट्रक्चर के डिसरप्चर्ड होने से प्रोटीन लूज इट्स फंक्शनैलिटी, ये अपनी फंक्शनैलिटी को लूज कर देंगे। अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर रप्चर्ड हुआ तो प्रोटीन अपनी फंक्शनैलिटी को लूज कर देंगे, यानी कि फंक्शनल प्रोटीन जो होती है उनमें ज्यादातर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें थी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हवाले से बता दिया मैंने आपको, हर एक चीज़ बता दी है। अल्फा हेलिक्स में आपको पता है कि तकरीबन आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एवरी NH और CO ग्रुप होता है। द नेक्स्ट टर्न ऑफ हेलिक्स 4 अमाइनो एसिड्स डाउन द चेन, यानी कि हर चौथे अमाइनो एसिड एक टर्न पर जो है, यहाँ पे एक टर्न पर तकरीबन 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं, याद रखिएगा 4 अमाइनो एसिड्स। और हर NH जो है नेक्स्ट टर्न के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो, यानी कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ऊपर है तो इस वाले की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नीचे, यानी कि हर टर्न जो है वो अल्फा हेलिक्स का उसकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है। द टिपिकल अल्फा हेलिक्स इज अबाउट 11 अमाइनो एसिड्स लॉन्ग। ये MCQ में पूछा जा सकता है। एक टिपिकल अल्फा हेलिक्स में 11 अमाइनो एसिड और टोटल एक अल्फा अमाइनो एसिड का जो अल्फा हेलिक्स बनता है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो मैं लिखा हुआ देख रहा था 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 27 अमाइनो एसिड्स का टोटल एक बड़ा अल्फा हेलिक्स देखने को मिलता है। खैर ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है, मैंने बता दिया आप लोगों को। ये देखें, ये जो अल्फा हेलिक्स आपको नजर आ रहा है इसमें टोटल को 27 के करीब अमाइनो एसिड्स होते हैं। लो ये DNA और RNA को भी लगे हाथों डिस्कस कर ही लिया जाए, क्या याद रखेंगे। DNA और RNA बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट से मिलने पर। ये सारी बातें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे इन बातों को ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। तो बेटे ईच न्यूक्लियोटाइड इन द नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेरिक एसिड कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक नाइट्रोजनस बेस होती है, एक शुगर होती है, तो एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी कि 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। और नाइट्रोजनस बेसिस में या तो प्योरीन्स होगी या पिरिमिडीन्स। प्योरीन्स होती हैं एडिनिन और गुआनिन, और लार्ज बेसिस 2 रिंग्स वाली। कोई डिटेल नहीं बता रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी चक्रों में नहीं डाल रहा हूँ। पिरिमिडीन स्मॉलर बेसिस होती है, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन है।
स्मॉल बेसिस विद वन रिंग। और प्यूरिन्स और pyrimidines में शुगर जो है वो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के साथ इनकी कनेक्टिविटी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि राइबोज और ये राइबोज न्यूक्लियोटाइड है या डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड है। आइए जरा थोड़ी सी डिटेल में चीज़ों को लेकर के चलते हैं। डीएनए का काम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करना है और आरएनए का काम उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वर्किंग में लेकर आना है सेल के अंदर। डिफरेंट 3 वेज है। एक हमारे पास आरएनए के अंदर जो है वो राइबोज शुगर होती है, डीएनए के अंदर जो है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। दोनों में डिफरेंस आपको अभी मैं बता देता हूँ। 4 डिफरेंट बेसिस होती है। डीएनए में आपको पता है साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन और गुआनिन होती है, जबकि आरएनए में आपके पास थायमीन की जगह पे जो है वो यूरासिल आ जाती है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बीसीओ डिफरेंसेस बायोलॉजी में आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। लाइक मोनोमर, इसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फेट है, शुगर है और बेस है। इसमें भी फॉस्फेट शुगर है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। वो कैसी होती है वो भी आपको बताऊंगा। इसमें राइबोज शुगर होगी, डीऑक्सी और राइबोज। एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन और यहाँ पे यूरासिल आ जाएगा इन प्लेस ऑफ थायमीन। और ये न्यूक्लियस में होता है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। और इसका फंक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है और इसका ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। ये सारे स्टैंड वगैरह आप लोग देखेंगे। अब देख लो, जब भी एक टर्म होती है न्यूक्लियोसाइड, एक होती है न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस ये पेंटोज शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड भी शामिल हो जाता है तो तब ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या मतलब? बेस प्लस शुगर को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, प्लस साथ में फॉस्फेट भी आ जाए तो फिर ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा। ये प्यूरिन, पिरिमिडीन्स, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल वगैरह के स्ट्रक्चर्स भी आपको दिखा दिए। जितनी भी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं इनमें हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग होते हैं, या एरोमेटिक नहीं भी हो सकते, हेट्रोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड रिंग कह रहे। हकल्स रूल को फॉलो करेंगे तो एरोमेटिक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और इनमें से मोस्टली हकल्स रूल को फॉलो नहीं करते तो मैं कहूँगा ये एलिसाइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक होते हैं। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोटीन्स इन नाइट्रोजनस बेसिस? ये एलिसाइक्लिक रिंग्स होते हैं। ठीक है, लो जी, डीऑक्सीराइबोज और ऑक्सीराइबोज में फ़र्क देख लो कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन गायब होती है तो इसका फॉर्मूला बनता है C5H10O4। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर आपको OH नजर आएगा, C5H10O5 इसका फॉर्मूला होगा। ये डीऑक्सीराइबोज है और ये राइबोज है। इन दोनों को आप लोग जहन में रख लें अच्छे तरीके से। डीएनए और आरएनए के बेसिस में आप लोगों को फ़र्क पता चल जाना चाहिए। बाकी शुगर का भी, अगर आपको 2 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर दिए हुए हो तो पहचान लोगे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड कौन सा है और आरएनए का कौन सा है। फ़र्क देखना, कार्बन 2 पर अगर दोनों ही हाइड्रोजन हो तो वो डीएनए का है, और अगर एक OH और एक हाइड्रोजन हो तो हमारे पास आरएनए का है। ये आप लोगों के पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का और ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का। डीएनए के डबल स्ट्रैंड के अंदर याद रख लीजिएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 बॉन्ड होते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स थे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी फंक्शंस ऑफ डीएनए और आरएनए आप लोगों को पहले से पता है। तो ये थी स्टोरी मैक्रोमॉलिक्यूल्स वाले यूनिट की। लास्ट एक छोटा सा यूनिट रह गया है, वो अब आपके साथ मैं शेयर करूंगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला। उसमें 2 इनके टॉपिक्स पढ़ाने हैं। सिलेबस आप लोगों का एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, और तैयारी करें, टेस्ट दें अच्छे तरीके से और बेस्ट परफॉर्म करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।